नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटिश सांसद ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। बोले, पीएम मोदी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था। राहुल गांधी पर संजय राउत का बड़ा बयान। बोले, राहुल में पीएम बनने की काबिलियत, यात्रा के जरिए विपक्ष को कर रहे हैं एकजुट। मदरसों पर असम के सीएम का बड़ा बयान। कहा, राज्य में मदरसों की संख्या होगी कम, देंगे बेसिक एजुकेशन, छोटे मदरसों का बड़े मदरसों में होगा विलय। पंजाब में भगवत मान और आईएएस के बीच जमकर टकराव। अफसर पर मशीनों की खरीद फरोख्त में हेराफेरी की जांच। मोहल्ला क्लिनिक प्रचार पर जता चुके हैं आपत्ति। आरजेडी के नोटिस से भी नहीं डरे सुधाकर सिंह। नीतीश कुमार पर फिर किया वार, शिकंडी के बाद बताया पलटूरा। खबरों की शुरुआत विदेशों में हो रही भारत की तारीफ के साथ। पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले बीबीसी को विदेश से तगड़ा तमाचा पड़ा है। बीबीसी को आईना दिखाते हुए भारतीय मूल के ब्रिटेन सांसद लॉर्ड करन ने पीएम मोदी और भारत की जमकर प्रशंसा की है। लॉर्ड करन ने कहा है कि पीएम मोदी इस ग्रह के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक है। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन को भारत का साझेदार और करीबी दोस्त होना चाहिए। एक तरफ बीबीसी प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरह की तारीफें आ रही हैं। देखिए, ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये बीबीसी ये सरकार के पैसे पे चलने वाला मीडिया हाउस है। और कुछ दिन पहले इसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर बाकायदा सवाल पूछा गया था एक मुस्लिम सांसद के द्वारा कि बीबीसी में एक डॉक्यूमेंट्री आई है मुसलमानों के खिलाफ। मोदी प्रधानमंत्री सुनक ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो बीबीसी जो कैरेक्टराइजेशन कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, ये बकवास है। आज बड़ी चीज हो गई। अब वहां लॉर्ड करन बेलिमोरिया ने बाकायदा ये कह दिया कि इंग्लैंड को, ब्रिटेन को भारत के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की जो ट्रेन है वो चल चुकी है फुल स्पीड में, और दुनिया में अभी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, मतलब इकॉनमी में सबसे अव्वल है हिंदुस्तान, और उससे हमें अच्छे रिश्ते रखने की आवश्यकता है। और जो क्रिटिसिज्म ये लेफ्ट लिबरल कबाल कर रहा था, उसको मुंहतोड़ जवाब बीबीसी को बाकायदा एक तमाचा, जब उन्होंने कहा कि इस पूरे धरती पे प्रधानमंत्री मोदी सबसे शक्तिशाली लीडर है। ये वो व्यक्ति है जो बचपन में अपने पिताजी के चाय की दुकान पे चाय बेचा करता था, और आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चुना हुआ मोस्ट पॉपुलर लीडर है। तो कहाँ गया भाई ये बीबीसी, और ये कहाँ गया बीबीसी के सारे दावे? दिक्कत क्या है? आप झूठ को किसी भी कीमत पे सच साबित नहीं कर सकते। समय के साथ साथ सारी हकीकत दुनिया के सामने आ जाती है। बीबीसी का प्रोपेगेंडा फेल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की फिर से जीत हुई है। जी, तो एक तरफ विदेशों में पीएम मोदी की जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई नेताओं को राहुल गांधी में अगला प्रधानमंत्री नजर आ रहा है। इसी बीच हर मुद्दे पर बौखलाने वाले शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी पर नई भविष्यवाणी कर दी है। संजय राउत का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, और देश की सबसे पुरानी पार्टी के बिना कोई भी तीसरा मोर्चा सफल नहीं होगा। साथ ही कहा कि राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का मकसद घृणा और डर को दूर करना है, और उनका उद्देश्य अपनी पार्टी के बैनर तले विरोधी दलों को एकजुट करना नहीं है। क्या वाकई राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं? देखिए, आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के
राष्ट्रीय प्रवक्ता या यूं कहे प्रवक्ता इन चीफ जो उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा बयानबाजी करते हैं, उनकी वाणी को सुनकर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी। वो गांधी परिवार के बारे में क्या कहते थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको प्रधानमंत्री नजर आ रहा है। संजय राउत को भी मालूम है 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा तक नहीं लेके आएगी। ये सारी जनता को मालूम है, सारे देश को मालूम है, कांग्रेस के लोगों को भी मालूम है। लेकिन शिवसेना के ये प्रवक्ता साहब ये बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हो गए। कुछ दिन ये जेल रह करके आए हैं घोटाले में, पात्रा चौल घोटाले में, तब से ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कहाँ है भाई? आप ये कह रहे हो कि भाई नेतृत्व क्षमता है, इतना दिन देर कोई चल नहीं सकता, विपक्षियों को एकजुट किया जा रहा है। भाई कौन एकजुट है? कौन एकजुट है? आप पीछे पीछे चमचागिरी कर रहे हो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते कि भाई आप तो यूपीए का हिस्सा भी नहीं हो। मैं कौन? तो खामखा पहुंच गए। आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, आप लड़िए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दिन को रात, रात को दिन कह देंगे और देश की जनता मान लेगी। विपक्षियों को एकजुट करने की बात है तो भाई ममता बनर्जी आपके साथ है, अखिलेश यादव आपके साथ है, टीआरएस वाले आपके साथ हैं, आम आदमी पार्टी आपके साथ है। कौन है आपके साथ? एक अलग मोर्चा बनने की तैयारी हो रही है जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी बनेगी। आप किधर रहोगे ये तय कर पाओ। तो दिक्कत क्या है? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग अभी कांग्रेस को बकायदा बटरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी अगर साथ में नहीं लड़ती है तो बीएमसी में जो फजीयत होने वाली है उद्धव ठाकरे की, वो भी एक डर जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे और उनके प्रवक्ता इस तरह के बयान दे रहे हैं। जी, तो एक तरफ विपक्ष बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना रहा है तो दूसरी तरफ असम में मदरसों पर एक्शन की तैयारी चल रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सरकार राज्य में मदरसों की संख्या कम करना चाहती है और मदरसों में पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करना चाहती है। मदरसों में सामान्य शिक्षा देना चाहते हैं, जिसके लिए छोटे मदरसों का विलय बड़े मदरसों में किया जाएगा और सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। पहले असम में मदरसों में बुलडोजर चला, उसके बाद ये बड़ा एक्शन। क्या मैसेज दे रहा है? मैसेज साफ है। इन्होंने कहा है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि ये तो पहला फेज है और इसमें हजारों मदरसे बंद किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे आप समझिए। अभी 9 टेररिस्ट मॉड्यूल्स पकड़े गए, 53 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 51 ऐसे लोग मिले जिनका रिश्ता मदरसों से। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ बातचीत हुई 17 तारीख को और वहाँ पे एक फार्मूला तय किया गया। ये सारे डिसीजन मुस्लिम समुदाय के रहनुमाओं के साथ मिल के लिया जा रहा है। क्या डिसीजन है? कैसे होगा बंद हजारों मदरसे? अभी हर जगह छोटे बड़े मदरसे खोल देते, प्राइवेट खोल दिया, कहीं कुछ पूरी तरीके से कांग्रेसियों ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हर जगह छूट मिली हुई है जी। तो बड़ा अच्छा फैसला लिया। फैसला यह है सरकार का कि 3 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ एक मदरसा होगा। तो 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में जितने भी छोटे छोटे मदरसे होंगे उसको विलय कर दिया जाएगा। तो क्या होगा? कई सारे मदरसे बंद हो जाएंगे। 3 किलोमीटर का रेडियस काफी बड़ा एरिया होता है, तो ये हर जगह होगा तो कई सारे मदरसे अपने आप बंद हो जाएंगे। 100 बंद कर दिया गया 2 दिन के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि अब जितने भी मदरसे होंगे सबका पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ा रहे हैं, कौन लोग पढ़ाने वाले हैं। और ये भी कहा गया कि राज्य के बाहर से ये जो मौलवी मौलाना आते हैं टीचर बन के, उन सबको 1 सप्ताह में एक बार थाने में जाकर के हाजिरी लगानी होगी। बवाल मचेगा। अभी खबर आ जाई है
2 दिन के बाद देखिए इस पे पूरे देश में मीडिया में चर्चा हो रही हो। जी, तो पीएफआई पर बैन लगने के बाद असम सरकार हरकत में आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भगवंत मान तानाशाही दिखा रहे हैं। दरअसल मोहल्ला क्लिनिक प्रचार पर आपत्ति जताने वाले पंजाब के सीनियर आईएएस अजय शर्मा जांच के दायरे में है। सीएम पंजाब भगवंत मान ने अजय शर्मा के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में मशीनों की खरीद फरोख्त के मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी की पूछताछ में आईएएस अजय शर्मा मशीनों की खरीद फरोख्त में किसी प्रकार की धांधली से इनकार कर चुके हैं। बता दें आपको कि पंजाब सरकार ने 2 दिन पहले ही आईएएस अजय शर्मा को स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सेक्रेटरी के पद से हटाया था। भगवंत मान की ये कैसी तानाशाही है? देखिए, ये फेक न्यूज है जो आपने बताई। ये दरअसल आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे जो मीडिया में बैठे हुए ये इस तरह की खबरें उड़ा रहे हैं। हकीकत क्या है इसको समझ लीजिए। 15 अगस्त को मान सरकार ने कहा कि हम मोहल्ला क्लिनिक लगाएंगे। ठीक है, लगाइए। 26 जनवरी को ये उद्घाटन होने वाला था। पिछले फ्राइडे को एक मीटिंग हुई जिसके बाद इनसे डिपार्टमेंट्स छीन लिया गया। अगर भ्रष्टाचार के आरोप है, मंत्री को तो बाहर कर देते हो, इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं सस्पेंड किया? अगर आपको लग रहा है कि आपका अधिकारी भ्रष्ट है, सस्पेंड करो, जेल के अंदर डालो उसको। आपने डिपार्टमेंट हटा करके छोड़ दिया, छीन लिया, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। अब मेन स्टोरी समझिए क्या है। 75 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार है। कुछ मोबाइल है, कुछ जगह पे रहने वाले हैं। मैंने बस को ही कन्वर्ट कर दिया गया, बस नहीं, बेसिकली वो जो कार्गो का जो कंटेनर होता है उसको इन लोगों ने बना दिया है मोहल्ला क्लिनिक। इसमें 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब इनसे कहा गया कि हेल्थ बजट के अंदर से 30 करोड़ रुपए रिलीज करो, हमको ऐड लगाना है, एडवर्टीजमेंट देना है। कितने का? 10 करोड़ रुपए का मोहल्ला क्लिनिक बना है और 30 करोड़ रुपए ऐड के लिए मांग रहे हैं। कहां के लिए? साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में चलेगा, केरल में चलेगा, आंध्र प्रदेश में चलेगा, कर्नाटक में चलेगा। इस अधिकारी ने कहा कि भाई ये कैसे कर सकते हैं हम? आपको करना है, आपका जो प्रचार प्रसार का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बजट है उसे कीजिए। हेल्थ डिपार्टमेंट तो वही काम करेगा कि जिसमें पंजाब के लोगों को हेल्थ, उसने साफ साफ ऑब्जेक्शन किया। 2 मीटिंग हुई पहले, दोनों बार इसने मना कर दिया कि ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा मैं कि 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आप पॉलिसी के ऊपर, 30 करोड़ रुपए आप ऐड दे रहे हो, वो भी कहां? तमिलनाडु। पंजाब में अगर आप दो तब भी बात समझ में आ रही है कि भाई कम से कम प्रचार प्रसार होगा, लोग इस सेवा का इस्तेमाल करेंगे। तमिलनाडु के लोगों को बता के क्या क्या मिलेगा? तमिलनाडु के लोगों को भी फायदा नहीं होने वाला इससे, पंजाब को भी कोई फायदा नहीं होने वाला है इससे। तो आपकी वो फ्राइडे को चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में फिर से कहा गया कि भाई आप इस फाइल पे साइन करो क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। एडवर्टीजमेंट ऑन हो जाएगा तो 26 जनवरी को जब हम देश जो है छुट्टी मना रहा होगा तो हर जगह नजर आएंगे। आप समझिए क्या ये केजरीवाल की रणनीति। इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया तो फिर कैसे क्या किया जाए? तो हर चीज आजकल तो चंडीगढ़ से सीधे फोन होता है दिल्ली। केजरीवाल को कहा गया कि भाई तो आईएएस ऑफिसर वो मानने को तैयार नहीं, बोले निकाल के बाहर करो उसको और उसको हवा में लटकने रहने दो, कोई डिपार्टमेंट मत दो। यही हुआ। और मीडिया में आप खबर फैला दो कि भाई जांच, भाई किस बात की जांच? आपने ही बना के रखा हुआ है, 2 डिपार्टमेंट दे रखा है। हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके पास फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके पास वो इनकम टैक्स का टैक्सेशन का वो कमिश्नर भी है। सारे अधिकार आप तो सारे डिपार्टमेंट आप उसको दिए हुए हो। अचानक से आपने सब कुछ क्यों खींच लिया? तो क्या ये मान सरकार मान रही है कि सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है? जो आपकी बात नहीं मानेगा, आपके पाप के साथ हां में हां नहीं मिलाएगा, आपकी मनमानी को सही नहीं कहेगा, उसको आप बाहर कर देंगे। तो ये कहानी बहुत ही सिंपल है। 10 करोड़ की मोहल्ला क्लिनिक और 30 करोड़ रुपए का प्रचार
आईएएस ऑफिसर ने कहा नहीं कर सकते, ये नियम के खिलाफ है, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, आपको करना है आप अपने फंड से करें, हेल्थ डिपार्टमेंट के फंड से नहीं हो सकता, इसीलिए उसको हटा दिया गया। जी, अब बात करते हैं आखिरी खबर की, जहां आरजेडी नेता सुधाकर सिंह पार्टी की तरफ से नोटिस मिलने के बाद भी नरम नहीं पड़े हैं। सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर खुलकर हमला बोला है। इस बार उन्होंने कृषि मंडी कानून को लेकर कहा कि अगर यहां किसानों ने 13 दिन आंदोलन किए तो सरकार को झुकना पड़ जाएगा। नीतीश कुमार पिछले कई सालों से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के नाम पर केंद्र सरकार के सामने कटोरा लेकर जाते हैं, लेकिन उनका कटोरा हमेशा खाली रह जाता है। पिछले 17 सालों में एक व्यक्ति ने 4 बार कुर्सी छोड़ी और 4 बार गठबंधन बदला गया, लेकिन व्यक्ति वही रहा। इतनी ज्यादा बयानबाजी क्यों हो रही है नीतीश के? बेइज्जती हो रही है, बयानबाजी कहाँ, आप देखिए इसको तो इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल जूते को चाशनी में लपेट करके वार पे वार किया जा रहा है। भाई ये सुधाकर सिंह वही हैं जो आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे हैं, एमएलसी हैं, बड़े नजदीकी ताल्लुकात हैं इनके लालू यादव परिवार से। पहले तो उन्होंने शिखंडी कह दिया था, नामर्द कह दिया था, पता नहीं क्या क्या और भी कह दिया, तो बिल्कुल शांत हो गए, कोई एक्शन नहीं। ऐसा लगा लोगों के बीच एक संकेत चला गया कि भाई तेजस्वी यादव तो नहीं गाली दिलवा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से बयानबाजी हुई कि सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई हो, उसको हटाया जाए, उसको ये किया जाए, तो एक नोटिस दिया गया, वो भी लालू यादव के नाम से कि वो बड़े आहत हुए हैं, तो लगा कि भाई वो नरम हो जाएंगे। फिर इन्होंने एक रॉकेट छोड़ दिया बिना आवाज के, कह दिया कि भाई ये तो पलटू राम है, और इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे जैसे हम लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डिस्क्राइब करते कटोरा लेकर के घूम रहा है। कहने का मतलब ये है एवरीथिंग इज नॉट गुड विद इन महागठबंधन, ये क्रैक होने लगा है। आज मैं देख रहा था, पत्रकार पूछ रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, वो संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया है बीजेपी से हटके आरजेडी के साथ गठबंधन बनाने के लिए, अब वो अलग राग अपना रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है, उनकी तबीयत खराब, वो तो एम्स में है। अरे भाई सरकार कैसे चला रहे हो, कुछ मालूम ही नहीं होता। आपका इतना बड़ा नेता एम्स के अंदर बीजेपी के 3 नेताओं के साथ मीटिंग कर रहा है, उसकी तस्वीरें लीक हो जा रही हैं बाहर, और आप कह रहे हो आपको मालूम नहीं भाई सरकार चलेगी कैसे। तो नीतीश कुमार वो ना घर के रहे हैं ना घाट के, पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है, और आरजेडी ये चाहती है कि भाई जो आपने वादा किया था उस वादा को निभाइए। आप प्रधानमंत्री बनने के लिए देश भर का भ्रमण कीजिए और बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ छोड़िए। इसलिए कभी सुधाकर तो कभी प्रभाकर तो कभी दिवाकर, पता नहीं कौन कौन लोग अभी आएंगे और नीतीश कुमार को बेइज्जत करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।